हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक नया शुरू हो रहा है जो है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या हैं। रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है। आज का टॉपिक है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहां ऑपरेट नहीं होता है। दोनों बातें अलग अलग है ना। लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या है कि क्यों ऑपरेट होता है। दूसरा टॉपिक जो आज का है, लॉ ऑफ डिमांड कहां ऑपरेट नहीं होता है, मतलब कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं आता है। मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है डिमांड भी कम हो जाती है। ऐसे कुछ केसेस अगर हैं तो उन्हें बोलूंगा मैं एक्सेप्शंस। क्या बोलूंगा? एक्सेप्शंस। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ इतना ही बोलता है कि इनवर्स रिलेशन डायरेक्शन बताता है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट होता है। एक्सेप्शन क्या बताती हैं कि कहां इनवर्स रिलेशन नहीं होता है। कौन कौन से केस हैं जहां पे इनवर्स रिलेशन नहीं देखने को मिलता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में। अजम्पशंस में आपने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन में क्या पढ़ा था कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं बीइंग कांस्टेंट, मतलब कि सेटेरिस पैरेबस होना चाहिए। अब यहां क्या पढ़ेंगे कि प्राइस के अलावा अगर कोई और फैक्टर चेंज हुआ तो वहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। वो केसेस कौन कौन से? ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस। सारे केसेस को ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है। तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहली बात क्या बोल रहा है बच्चों? एज अ जनरल रूल डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। डिमांड कर्व की शेप कैसी थी बोलो बच्चों? डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लोगों ने पढ़ा है डिमांड कर्व की शेप बच्चा डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो रिलेशन था बच्चा वो इनवर्स था। कैसा था? इनवर्स था कि प्राइस अगर फॉल होते थे तो डिमांड इंक्रीज होती थी और प्राइस इंक्रीज तो डिमांड फॉल होती थी। इसी वजह से डिमांड कर्व जो था वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है। अब कुछ ऐसे केस हैं जहां ये चीज देखने को नहीं मिलेगी कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड फॉल नहीं होगी और प्राइस फॉल पे डिमांड बढ़ने को नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़ रहा हो और डिमांड भी बढ़ रही हो, प्राइस कम हो रहा हो और डिमांड भी कम हो रही हो। अगर ऐसा है तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड तो नहीं आएगा बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। बट हर केस में जरूरी नहीं कि अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ही आएगा, समझ रहे? तो ऐसा हो सकता है कि डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग आए या अपवर्ड के अलावा कोई और शेप आए बट डाउनवर्ड नहीं होगा। एक्सेप्शन ये बोलती है, ठीक है, एक्सेप्शन ये बोलती है कि डाउनवर्ड नहीं होगा, अदरवाइज कैसा भी हो सकता है। तो इनवर्स रिलेशन की बात नहीं है, बात इतनी है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड हमारी डिक्रीज नहीं होगी, या प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बच्चा गिवन गुड्स का। ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, इस पॉइंट को समझने वाला पॉइंट है। अभी आप पॉइंट नंबर 2 से शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 2 से। ठीक है, यहां शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे पॉइंट बहुत आसान, बहुत इजी हैं। समझने वाला पॉइंट बिल्कुल लास्ट में तसल्ली बख्श करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है स्टेटस सिंबल गुड्स और कॉन्स्पिशियस गुड्स। बच्चों, स्टेटस सिंबल गुड्स, जिससे आपका स्टेटस शो होता है, पौधा कि आप कैसे दिखते हो, क्या पर्सनालिटी है, स्टेटस बनाना है। मतलब कि स्टेटस कैसे बनता है बच्चे? वेल्दी पर्सन एक स्टेटस सिंबल गुड्स। अब वेल्दी पर्सन के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन के पास क्या होता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरियस कार, है ना, बड़े बड़े घर, घरों में एंटिक पेंटिंग्स, ज्वेलरी एंड जेवल्स, ये सब कुछ होता है ना। तो ये सबसे महंगे आइटम्स हैं। जितनी महंगी आइटम जिसके पास होंगी उतना वेल्दी पर्सन दिखता है ना। तो हम बोलने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिनकी डिमांड बहुत हाई है क्योंकि उनके प्राइस ज्यादा है। समझ रहे हो? रिच पर्सन, रिच पीपल डिमांड फॉर दोज गुड्स जिनके प्राइस मार्केट में बहुत हाई है। अगर वो लोग लो प्राइस गुड्स लेंगे तो कैसा लगेगा? सूट नहीं करेगा ना पर्सनालिटी पे।
तो स्टेटस सिंबल गुड्स और कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब सबसे महंगे वाले आइटम, जिनकी डिमांड ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उनके प्राइस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों कहीं आपको दिख रहा है कि यहां पे इनवर्स रिलेशन की बात हो रही है? अगर मैं बोलूं कि जो ऑडी कार है या जो बुगाटी कार है, रॉल्स रॉयस गाड़ी है, उसके प्राइस सीधा करोड़ों से 2-4 लाख रुपए आ जाए, 10 लाख की गाड़ी हो गई वो, बताओ कौन सा रिच पीपल उसको अब खरीदेगा? उसे सूट नहीं करेगा, वो महंगी कार ढूंढेगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो वही बात है, उनके प्राइस ज्यादा हैं तभी उनकी डिमांड आज ज्यादा है। इन्हें बोलते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स या कॉन्स्पिशियस गुड्स। तो इन गुड्स में दूर दूर तक कहीं भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं दिखता है, ऐसा ना। इसीलिए कॉन्स्पिशियस गुड्स को या स्टेटस सिंबल गुड्स को या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नाम दे सकता हूं मैं इसको, इनको बोलता हूं मैं क्या कि ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। बहुत सिंपल है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द एक्सेप्शन रिलेट्स टू सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स समझ रहे हो, महंगी गुड्स, प्रेस्टिजियस, विच आर यूज्ड एज स्टेटस सिंबल्स। आपके स्टेटस का सिंबल ये ऑडी कार है, बस, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो उसके अलावा और चीजें और भी होती है, सिर्फ कार ही नहीं। एग्जाम्पल, डायमंड्स, गोल्ड, एंटिक पेंटिंग्स एटसेट्रा आर बॉट ड्यू टू द प्रेस्टीज दे कन्फर अपॉन द पोजेसर। जिनके पास ये गुड है उसे पोजेसर बोलेंगे। जिनके पास ये गुड है वो गुड्स उनका स्टेटस शो करती हैं और उन गुड्स की डिमांड ज्यादा इसीलिए है। सच गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइस आर वेरी हाई। इफ देयर प्राइस फॉल, अगर इनकी कीमत गिर जाए, अगर इनके प्राइस कम हो जाए तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, वो स्टेटस सिंबल रहेंगी नहीं बच्चों। इसीलिए बोलते हैं कि स्टेटस सिंबल गुड्स में या कॉन्स्पिशियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड है बट हमने पहला किया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका बच्चों? फियर ऑफ शॉर्टेज, डर। अगर आपको यह डर लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ साल में इन गुड्स की, कुछ गुड्स की शॉर्टेज होने वाली है, जिन गुड्स की शॉर्टेज आने वाले टाइम में होने वाली है, आपको लग रहा है उसकी डिमांड आप आज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हो, कल शायद आपको ना मिले। ऐसा ही होता है ना। सोचो, अगर उन गुड्स के प्राइस जो आपको लग रहा है कि आगे आपको नहीं मिलेंगी, शॉर्टेज में हो जाएंगी, आप नहीं उनको खरीद पाओगे, उनके प्राइस अगर आज की डेट में बहुत ज्यादा हैं, उनके प्राइस बहुत हाई है, तब भी आप लोग आज डिमांड बढ़ाओगे क्योंकि कल आपको वो नहीं मिलने वाली, ऐसा आपको लगता है। तो जिन गुड्स की आने वाले टाइम में शॉर्टेज होने वाली है, स्कार्स होने वाली है वो गुड, आज उनकी डिमांड आप बहुत बढ़ा देते हो क्योंकि उनके प्राइस आज ज्यादा है, फिर भी आप डिमांड बढ़ा देते हो, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है फिर भी आप लोग खरीद रहे हो क्योंकि कल वो शॉर्टेज में हो जाएंगी। तो आज एक्सेप्शन बनता है कि जिन गुड्स में आपको लगता है कि शॉर्टेज होने वाली है, उनकी डिमांड आप ज्यादा आज करते हो, उनके प्राइस ज्यादा हो तो भी आप ज्यादा डिमांड करते हो। एक्सेप्शन है कि नहीं है? चलो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है, ये पढ़ना जरूरी है बहुत ज्यादा। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट a shortage or scarcity of a particular commodity in the near future, then they would start buying more and more of that commodity in the current period, even if their prices are rising. है ना बच्चों? तो the consumer demand more due to fear, उनको डर है। क्या डर है? कि और प्राइस ना बढ़ जाए। देखो ऐसा होता है कि आज अगर प्राइस ज्यादा है ना और कल वो चीज खत्म होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में और महंगी हो जाएगी। तो कंज्यूमर को डर है कि और प्राइस ना बढ़े, मैं आज ही ले लेता हूं। आज प्राइस ज्यादा है, कल और ज्यादा होगा तो आज भी ले लेता हूं। लॉ ऑफ डिमांड तो दूर तक नहीं दिख रहा है इसके अंदर बच्चों। तो ऐसा कब होता है? अगर कोई इमरजेंसीज लाइक वॉर, फेमाइंस आने वाला होता है, लगता है ऐसा, इन केस में ऐसा हो जाता है। तो कंज्यूमर्स डिमांड गुड्स इवन एट हायर प्राइसेस ड्यू टू फियर ऑफ शॉर्टेज एंड जनरली इनसिक्योरिटी। उसको लगता है कि इनसिक्योर फील करता है कि कल मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं कैसे अपना काम चलाऊंगा, तो आज हाई प्राइस पे भी डिमांड हाई कर लेता है। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो सिंपल, दो एक्सेप्शन हो गया, स्टेटस सिंबल गुड्स या कॉन्स्पिशियस गुड्स या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन।
ठीक है, वेबलन गुड्स बोल सकते हो, या फियर ऑफ शॉर्टेज। ये 2 पॉइंट हमने कर लिया। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, जब कंज्यूमर को नहीं पता या वो कैलकुलेशन नहीं करता प्राइस के बारे में। मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने भेजा मार्केट में, मंडी में भेजा, जाओ बेटा आलू लेके आओ, जाओ बेटा आलू लेके आओ, 5 किलो लेके आना, 5 किलो आलू लेके आना, आपको मम्मी ने भेज दिया। आप जेब में 200 रुपए डाल के चले गए, चलो मंडी चलते हैं। आप बोलते हो भैया आलू कैसे दिए? भैया बोलते हैं 30 रुपए किलो, 30 रुपीज पर केजी। आप बोलते हो नहीं भैया 25 लगा लो। ठीक है 25 के ले लो, आपने 5 किलो ले लिए। आपने बोला मम्मी मैं तो 30 की जगह 25 के लेके आऊं, पैसे बचाए मैंने आपके। मम्मी ने बोला बेटा 25 तो प्राइस ही नहीं है, आलू का प्राइस तो 15 रुपए किलो चल रहा है, तो ज्यादा लेके आ गया। आपको लग रहा है कि 30 से 25 करा लिए, मैं सस्ते में लेके आया हूं, लेकिन एक्चुअल मार्केट प्राइस के बारे में पता ही नहीं आपको। आपने इरैशनल बिहेव किया, बिना मार्केट कंडीशन जाने आपने खरीद लिया। आपको लगा मैंने सस्ते में खरीदा, बट एक्चुअल में प्राइस मार्केट में उसका जो है वो कम है, आपने ज्यादा का ही लिया। आपको इग्नोरेंस थी, आपको प्राइस के बारे में नहीं पता था, आपको कैलकुलेशंस नहीं पता थी और आप लेके आ गए। इट मींस आपने हाई प्राइस पे ज्यादा डिमांड किया। अगर आपको पता होता कि मार्केट प्राइस का लो है तो आप क्या करते? मार्केट प्राइस अगर लो है आपको पता होता तो आप लोग डिमांड ज्यादा करते उसके हिसाब से, लेकिन अभी प्राइस ज्यादा है फिर भी अब डिमांड आपने ज्यादा किया, क्योंकि आपको नहीं पता था। आपको अभी ये लगा कि प्राइस इसका इतना ही है, कम ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कंज्यूमर को प्राइस के बारे में नॉलेज नहीं होती, मार्केट कंडीशंस के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो कंज्यूमर इग्नोरेंस वाले केस में इग्नोर करता है, ठीक है इतने का होगा, तो प्राइस ज्यादा पे भी डिमांड ज्यादा कर सकता है। तो क्या बना? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों फैशन रिलेटेड गुड्स। यहां तो बताने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कुछ गुड्स या बहुत सारी गुड्स जो फैशन में चल रही हैं, बहुत सारी गुड्स जो फैशन में चल रही है, उसके प्राइस कितने भी ज्यादा हो, उसके प्राइस कितने भी ज्यादा हो, हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। शूज, गूगल्स, क्लोथ्स जो फैशन में चल रहा है, उसके प्राइस कितने भी ज्यादा हो, हम डिमांड ज्यादा करते हैं क्योंकि वो फैशनेबल आइटम है। एक्सेप्शन बनता है। तो प्राइस डजंट मैटर अगर चीज ट्रेंड में है तो एक्सेप्शन लग सकता है। Goods treated related to fashion do not follow the law of demand, and their demand increases even with a rise in their prices. Example, any particular type of dress, whatever jeans, is in a fashion, and then demand for such dress will increase even if prices are rising. चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जरूरी चीजें। जरूरत बहुत बड़ा नाम है, जरूरत। जो चीजें बहुत जरूरी हैं, नेसेसिटीज हैं, फूड, क्लोथ, हाउसिंग हम बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान हम बोलते थे हमेशा से, तो इनके प्राइस अगर ज्यादा हैं तो भी आप उतनी ही डिमांड करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सॉल्ट नेसेसिटी है या नहीं? सॉल्ट के अलावा मेडिसिन, व्हीट, फूड आइटम्स सब नेसेसिटी में आता है। एग्जाम्पल लेते हैं मेडिसिन का या फिर सॉल्ट का। अगर सॉल्ट या मेडिसिन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या आप नहीं खरीदते? अरे यार नमक का पैकेट 100 रुपए का हो गया, मैं नमक डालूंगा ही नहीं आज से सब। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अगर नेसेसिटीज के प्राइस मार्केट में ज्यादा है तो भी हम जितना चाहिए उतना लेते हैं, है नहीं? और ऐसा भी नहीं होता कि प्राइस बहुत कम हो जाए तो हम ज्यादा ही ले लेते हैं। नमक 2 रुपए किलो, आज पूरी थैली ही डाल देंगे, पूरा पैकेट उसके अंदर। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। तो मेडिसिन में भी नहीं होता, सॉल्ट में भी ऐसा नहीं होता। जरूरत मतलब जरूरत, जितनी जरूरत है, जितनी नीड है उतना ही कंज्यूम करूंगा। प्राइस ज्यादा हो गए तो भी उतना, प्राइस कम हो गए तो भी उतना। तो
तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल दूर दूर तक नहीं है। तो अनदर एक्सेप्शन occurs in the use of such commodities which become a necessity of life due to their constant use. For example, rice, wheat, salt, medicines. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर, सीजन चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। बच्चों अगर समर सीजन से आप आते हैं मान लीजिए विंटर सीजन पर, विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स की डिमांड हाई होती है, क्योंकि हर बंदे को, हर पर्सन को वूलन क्लोथ्स चाहिए, क्योंकि ठंड का टाइम आ गया। अब वेदर चेंज हुआ, समर से विंटर सीजन आया, तो उस टाइम पर वूलन क्लोथ्स की डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। अगर वूलन क्लोथ्स के प्राइस मान लीजिए क्या, वेदर जब चेंज होता है, जो सीजन चल रहा है उसके जो प्रोडक्ट है वो हमेशा महंगे मिलेंगे आपको, है ना। ऑफ सीजन में सेल लगती है, ऑन में नहीं लगती है। तो वूलन क्लोथ्स के प्राइस मार्केट में ज्यादा है, फिर भी हम लोग वूलन क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ाते हैं। जैकेट आपका फट गया, खराब हो गया, आप लोगे, 5,000 का है तो 5,000 का भी आप लोगे, क्योंकि उसकी जरूरत अब है वेदर के हिसाब से। तो यहां पर प्राइस में जो भी चेंज हो रहा हो, हम डिमांड बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें वो उस टाइम की जरूरत बन जाती है। तो विद चेंज इन सीजन और वेदर, demand for certain goods also changes irrespective of change in prices. For example, demand for umbrellas increases in rainy season even with an increase in their prices. ये भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो ये एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। आपको सारे पॉइंट्स में समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? कि सारे पॉइंट्स में आप क्या देख रहे हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन नहीं आ रहा है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम डिमांड को फॉल नहीं कर रहे हैं, हम डिमांड को उतना रखें जितना होना चाहिए, है ना। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल नहीं हो रही यहां पे, और प्राइस के फॉल होने से डिमांड नहीं बढ़ रही यहां पे। तो एक्सेप्शन यही कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बच्चों क्या होता है? इसका मीनिंग होता है महंगा, कॉस्टलियर, लग्जरियस कॉमोडिटीज में पढ़ा था हमने, कॉन्स्पिशियस गुड्स बोलते थे उनको। लेकिन यहां इस वर्ड के साथ एक नाम और जुड़ गया है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज महंगा भी है और जरूरत का भी है। मेरी बात समझना, महंगा भी है और जरूरी भी है। ऐसे कौन से आइटम्स आपके घर पे हैं जो महंगे भी हैं और जरूरी भी हैं? बच्चा अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर रेफ्रिजरेटर की, इसकी बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज। मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है और उसका प्राइस स्टार्टिंग आपको 10-12 हजार रुपए का तो एक मिनिमम इतना आता ही है। अगर फ्रिज खराब होता है, हम 2 दिन भी अपने किचन के प्रोडक्ट्स को, फूड आइटम्स को सेफ नहीं रख सकते, खराब हो जाएंगी, है ना। सब खराब हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, सब्जी खराब हो जाएगी, वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे, फ्रूट्स खराब हो जाएंगे, बहुत चीजें। तो आपको वो जरूरत बन जाता है। वो महंगा है फिर भी उसकी डिमांड आप करते हो, क्योंकि आपके लिए वो जरूरी भी है, चाहे वो महंगा है। तो ऐसे गुड्स में ऐसा नहीं होता कि प्राइस ज्यादा तो हम नहीं खरीदेंगे, फ्रिज महंगा है आज नहीं, चलो 2 महीने बाद ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसे आइटम जो कॉन्स्पिशियस भी हैं पर जरूरी भी हैं, उनके प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड इतनी फॉल नहीं होती, हम लेते ही हैं, हम डिमांड बढ़ाती हैं। तो यहां भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चों। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ to which an individual belongs. These goods, due to their wide use, have become necessities of life. For example, in spite of the fact that price of television sets, refrigerator, coolers, cooking gas, etc. have been continuously rising, the demand does not show a tendency to fall. हम कब से कूलर, कुकिंग गैस, रेफ्रिजरेटर, टीवी सब यूज कर रहे हैं? 10 साल पहले प्राइस क्या था और आज क्या है? फिर भी डिमांड फॉल नहीं होती।
वो अलग बात है, इनकम साथ साथ बढ़ रही है आप लोगों की, बट ये आइटम्स हमारी इनकम का बहुत मेजर पार्ट ले जाते हैं अगर हम खरीदते हैं इनको। तो एक बंदे की सैलरी है 40,000 रुपये, उसका फ्रिज खराब हो गया, एटलीस्ट 15-20 हज़ार का फ्रिज तो लेगा ही ना बच्चों। सारी इनकम का पार्ट तो उसका फ्रिज में चला गया बेचारे का, कंजम्पशन कैसे करेगा, फिर भी उसे लेना है। तो यहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट आता है इररेशनलिटी ऑफ बायर्स। ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है एज हमने किया था इग्नोरेंस, तो कोई डिफरेंस नहीं है इस पॉइंट के अंदर। अब ध्यान से करना है, इसको दोबारा रिपीट हो रहा है पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, जिनकी हैबिट लग चुकी होती है ऐसे प्रोडक्ट। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हैबिट बच्चों, हैबिचुअल कॉमोडिटीज बहुत सारी होती हैं। कई लोगों को हॉबी होती है नॉवेल्स पढ़ने की, है ना। कईयों को हॉबी होती है नॉवेल्स के अलावा जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं लाइक सिगरेट, टबाको, लिक्वर, इनकी हैबिट होती है। उसके प्राइस कितने भी ज्यादा हो जाएं, अगर हैबिट है तो वो डिमांड कम नहीं करते, उन्हें चाहिए तो फिर चाहिए। तो प्राइस बढ़ने पर भी हैबिचुअल गुड्स लाइक सिगरेट, टबाको, अल्कोहल या आपकी कोई और हैबिट है, हॉबी लगा लो आप, उसमें भी हम बोलते हैं कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड फॉल नहीं होगी, हम वो लेंगे, ठीक है। तो वहां लॉ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चों, बहुत सिंपल पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा मिसकंसेप्शंस इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स। बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि जिन गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा वो बढ़िया होंगी, है ना। जिनका प्राइस ज्यादा होगा वो बढ़िया होंगी, जिनका प्राइस कम है वो बेचारी गुड्स बेकार है, उन्हें कोई नहीं लेगा, उन्हें नहीं लेना। ये मेंटालिटी होती है बहुत सारे कंज्यूमर। पर कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि प्राइस मार्केट में जिनका कम है ना, वो ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू हाई प्राइस गुड्स। ऐसा नोट करना आप, कभी आपको देखने को मिलेगा रियल लाइफ में ये चीज। तो ऐसे गुड्स, जब ऐसी मेंटेलिटी हो कंज्यूमर की, उस केस में वो हाई प्राइस गुड्स को ही लेता है, हाई प्राइस गुड्स की डिमांड को ही ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि उसको लगता है, जिसकी मेंटेलिटी ऐसी है ना कि हाई प्राइस गुड्स है तो अच्छी ही होगी, तो वहां लॉ ऑफ डिमांड किसी काम का नहीं बच्चों। और जिनके प्राइस बहुत कम है उसे वो लेगा नहीं, तो मीन्स प्राइस कम तो डिमांड भी कम, तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है यहां पे। तो समटाइम्स कंज्यूमर बिलीव दैट हाई प्राइस मीन्स गुड क्वालिटी and low price means inferior quality. As a result, they buy more at a high price and less at a lower price. This is contrary to the law of demand. ये law of demand के opposite है, तो यहां applicable law of demand नहीं होगा बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है, कहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे पॉइंट जो हमने अब तक किए, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट पॉइंट है यहां पे आपका, इसके बाद करेंगे गिवन गुड वाला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट था। तो स्पेकुलेटिव गुड्स बच्चों इंपॉर्टेंट है। स्पेकुलेटिव गुड्स ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेकुलेटिव गुड्स, क्या आपको पता है स्पेकुलेशन क्या होता है बच्चों? वर्ड स्पेकुलेशन बहुत कम बच्चों ने सुना होता है, हिंदी बोलूंगा तो समझ में आएगा, हाँ सर सुना है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेटिव गुड्स बच्चों, सट्टा वर्ड सुना है, सट्टा, हाँ मैच में लगाते हैं लोग, पर हम उस स्पेकुलेशन की बात यहां नहीं करेंगे। स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि एक तरह का सट्टा। बच्चे अगर मैं बात करता हूं स्पेकुलेशन में स्पेकुलेटिव गुड्स की, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो स्टॉक मार्केट का। किसका? स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में बात करते हैं अपन शेयर्स की। शेयर्स, आप लोग शेयर खरीदते हैं, हम लोग शेयर खरीदते हैं। हम लोग वो शेयर खरीदते हैं जिनके प्राइस मार्केट में हाई हैं, जिनके प्राइस मार्केट में बढ़ने वाले हैं, या जिनके प्राइस कम होने वाले हैं, जो बिल्कुल डाउन है वो खरीदते हैं नहीं ना। हम उन शेयर्स को खरीदते हैं जिनके प्राइस मार्केट में अभी हाई है और आगे जाके और हाई होंगे, ऐसा ही ना। और जब हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिले, और कब प्रॉफिट मिलेगा? जब प्राइस उनका और हाई हो जाए, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो स्पेकुलेटिव गुड्स में थोड़ा अपोजिट केस है, समझिएगा ध्यान से बच्चों। इन द स्पेकुलेटिव मार्केट, पर्टिकुलरली इन मार्केट फॉर स्टॉक्स एंड शेयर्स,
मोर विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। जब मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है, ऊपर बढ़ रही होती है, तब हम शेयर्स खरीदते हैं कि अब मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो अब मुझे आगे जाके शेयर के प्राइस मेरे बढ़ेंगे, जब मैं उनको बेचूंगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा ही ना? तो मार्केट जब बढ़ रही होती है, रिकवरी पे होती है, टूवर्ड्स बूम जा रही होती है, हम तब खरीदते हैं। तो हाई प्राइस पे डिमांड कर रहे हैं हम, इट मींस जितना ज्यादा शेयर का प्राइस होगा, बढ़ रहा होगा, एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ने वाला है और बढ़ भी रहा है, तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं। जिन शेयर्स के दाम नीचे हैं, डूबे हुए हैं, उनकी डिमांड हम अभी नहीं करते। लगता है अभी और कम होंगे, मार्केट डाउन जाएगी तो लॉस होगा। तो फायदा किसमें? जिनके प्राइस बढ़ रहे हैं और आगे जाके और बढ़ेंगे, उनको खरीदते हैं। तो स्पेक्युलेटिव मतलब खरीदना और बेचना, प्रॉफिट कमाना, स्पेकुलेशन। तो शेयर मार्केट में ऐसा होता है बच्चों, इसलिए एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉ ऑफ डिमांड के क्या फीचर है। एक फीचर मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट, नॉट क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज। ये नहीं बताता है कितने प्राइस चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज आएगा। और एक फीचर और कि लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट्स इट। So important facts about law of demand are as follows. Number one, it shows inverse relationship. It states inverse relationship between price and quantity demanded. It simplifies, affirms that increase in price will tend to reduce the demand. Sorry. और बोल रहा है फिर a fall in price will lead to increase in quantity demand. दूसरा बोल रहा है law of demand is qualitative concept. It makes a qualitative statement only. It indicate the direction of change in demand, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। मैग्नीट्यूड मतलब कितना चेंज आया, ये बताता है डायरेक्शन सिर्फ कि कहां चेंज हुआ, राइज हुआ या फॉल हुआ। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट। अभी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन बचा है बच्चों, वो है गिवन गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड में बहुत सारे एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए, एक एक्सेप्शन अभी बचा है, वो है गिवन गुड्स। क्या होती है गिवन गुड्स, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। हम लोगों ने बहुत सारे गुड्स के टाइप्स पढ़े। हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, हमने पढ़ा नॉर्मल गुड्स क्या होती है, ये भी पढ़ा इंफीरियर गुड्स क्या होती है। हमने नहीं पढ़ा कि गिवन गुड्स क्या होती है। आज पढ़ेंगे गिवन गुड्स। गिवन गुड्स को पढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में प्राइस इफेक्ट का रोल क्या है, प्राइस इफेक्ट कैसा होता है। इन जनरल हम जब बात करते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, हम जनरली बात कर रहे हैं। तो बात किसकी हो रही है? नॉर्मल गुड्स की, कि प्राइस मार्केट में बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, नॉर्मल गुड्स हैं। और प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मल गुड्स हैं। मींस नॉर्मल गुड के केस में प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, मतलब कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड फॉल होगा, नेगेटिव इफेक्ट। प्राइस फॉल होगा डिमांड बढ़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। चलो मैं इसको समझाता हूं आपको, थोड़ा सा लिख के आप सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब ध्यान से सुनिए। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, और साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट की बात भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं बच्चों नॉर्मल गुड्स का। किसका? फिर मैं गिवन गुड्स पे भी आऊंगा बच्चों। नॉर्मल गुड्स का। बच्चा नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही होती है, तो आपने पढ़ा कि इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ती है। तो नॉर्मल गुड के केस में, नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव क्योंकि इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है।
और इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी बच्चा। तो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इतना क्लियर है आपको बच्चों? दूसरा केस आता है सर, दूसरा केस आता है, चलो पहले दूसरे केस से पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कि नॉर्मल गुड्स में प्राइस इफेक्ट कैसा होता है बच्चों। इसकी बात करते हैं, प्राइस इफेक्ट की। बच्चा नॉर्मल गुड्स के केस में अगर प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, देन क्वांटिटी डिमांड विल फॉल। सो सिंपल, ठीक है। प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिक्रीजेस, अगर प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड फॉल होता है, क्वांटिटी डिमांड विल राइज। सो सिंपल। तो यहां पर प्राइस इफेक्ट जो हुआ, प्राइस इफेक्ट जो हुआ वो कैसा हुआ बच्चों बोलो? प्राइस इफेक्ट हुआ सर नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, ठीक है, और प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव बट इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो नॉर्मल गुड्स के केस में सर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। लॉजिक है, इनकम बढ़ेगी तो आप हाई क्वालिटी गुड्स की डिमांड करेंगे, हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। और इनकम कम होगी तो आप डिमांड कम करेंगे, दिस इफेक्ट इज पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। हमने प्राइस की बात नहीं की। अगर आपसे पूछते हैं कि प्राइस बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा सर, प्राइस बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, आप बोलोगे कम हो जाएगी, और प्राइस कम होने में बढ़ जाएगी। हम ऐसा पढ़ते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चों इंफीरियर गुड्स का। कौन से गुड्स का? इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है बच्चों? अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हो, क्योंकि वो लो क्वालिटी गुड्स। ऐसे ही करते हो आप लोग, अगर इनकम बढ़ती है तो आप इनकी डिमांड को कम कर देते हो, लो क्वालिटी गुड्स है क्योंकि। और अगर इनकम कम होती है, अगर इनकम कम होती है तो आप इनकी डिमांड को बढ़ाते हो ना बच्चों। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ओके, अब बात करते हैं बच्चों प्राइस की। सिंपल है, अगर प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्रीज होगा तो डिमांड तो बच्चों फॉल ही होनी है। अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड तो बढ़नी है। पर अब हम बात करेंगे इसमें कैसा इफेक्ट है, तो हम बोलेंगे बच्चों प्राइस का इफेक्ट भी यहां पे नेगेटिव है। तो इंफीरियर गुड्स में और नॉर्मल गुड्स में, दोनों ही गुड्स में प्राइस इफेक्ट तो नेगेटिव ही होता है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम, प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा है, हमें पता है। और यह भी पता है कि इनकम अगर बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होगी। यहां इनकम इफेक्ट तो पॉजिटिव है नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, क्योंकि लो क्वालिटी गुड्स है, इनकम बढ़ने पर डिमांड हम लोग कम कर देते हैं, और इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ा देते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल इंफीरियर का। तीसरी किस्म की गुड्स कौन से बच्चों, उसकी बात मैं करने वाला हूं, गिवन गुड्स। कौन सी गुड्स? गिवन गुड्स। अगर मैं गिवन गुड्स की बात करता हूं तो कैसे डिफाइन करता हूं, क्या होते हैं गिवन गुड्स? गिवन गुड्स आर दोज गुड्स, सुनना बच्चों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स which are special type of inferior goods. बच्चा, given goods are those goods which are special type of inferior goods. given goods जो है वो inferior goods का ही एक स्पेशल टाइप है बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ inferior goods। ध्यान से सुनना, given good जो है वो inferior goods का स्पेशल टाइप है। ऐसा बोला, किसने बोला? ऐसा बोला सर रॉबर्ट गिफिन ने। किसने बोला? सर रॉबर्ट गिफिन, नाम याद रखना बच्चों। सर रॉबर्ट गिफिन ने बोला कि स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स को बोला गया गिफिन गुड्स। उन्होंने क्या स्टडी किया, क्या रिसर्च किया, सुनना ध्यान से। सर रॉबर्ट गिफिन बोलते हैं
कि मार्केट में कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके प्राइस ऑफ गिवन गुड्स अगर मार्केट में बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मार्केट में गिवन गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर गिवन गुड्स के प्राइस मार्केट में कम हो रहे हैं तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। मतलब गिवन गुड्स में जो प्राइस इफेक्ट है सर इज पॉजिटिव। प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ गिवन गुड्स। प्राइस कम होंगे डिमांड भी कम होगी, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसी कौन सी गुड्स है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है और वो लो क्वालिटी गुड्स है? हमने तो ये पढ़ा है कि कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है। पर अब आप बोल रहे हो कि सबसे लो क्वालिटी गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है। ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया सर? समझ में नहीं आ रहा, दोनों चीजें मिक्स हो गई सर। यस बच्चों, ये भी एक प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल दूंगा, समझना। कॉन्स्पिशियस गुड्स में अलग फंडा है कि उनकी डिमांड ज्यादा इसीलिए क्योंकि उनके प्राइस ज्यादा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे कि प्राइस अगर कम हो गए तो मैं किसी सुपीरियर गुड पे शिफ्ट होना चाहता हूं, अगर मेरे पास उतनी इनकम है तो। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि मेरी इनकम 10 रुपीज है बच्चों, मेरी इनकम 10 रुपीज है और मैं अभी गिवन गुड्स खरीदता हूं जो स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है बच्चों। मैं अगर बोलता हूं वीट, दूसरा बोलता हूं बाजरा, वीट बाजरा, मैं बोलता हूं फुल क्रीम मिल्क, डबल टोन मिल्क, है ना, देसी घी, रिफाइंड ऑयल, डालडा घी, या नॉर्मल भी है, इंफीरियर भी है और गिवन भी है, ऐसा ही ना। डालडा घी इज सबसे लो क्वालिटी, गिवन, ओके, समझ के चलना, एक बार एग्जाम्पल लेके चल रहे। रिफाइंड ऑयल इज इंफीरियर कॉमोडिटी एज कंपेयर टू देसी घी, इट इज नॉर्मल, ऑलिव ऑयल नॉर्मल, मान लीजिए। तो 3 तरह क्वालिटी हमने ले ली, नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन। सबसे लो क्वालिटी तो मैंने क्या बोला? गिवन गुड्स, ओके। अब मान लीजिए बच्चों आपकी इनकम 10 रुपए है, आप एक ऐसी कॉमोडिटी ले रहे हो जो गिवन गुड है, लो क्वालिटी की है, ठीक है, आप वो गुड लेके चल रहे हो, इसकी डिमांड आप लोग करते हो, ये आप कंज्यूम कर रहे हो डेली लाइफ पे, इसकी डिमांड आप कर रहे हो। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि प्राइस ऑफ गिवन गुड जो आप कंज्यूम कर रहे थे, प्राइस ऑफ गिवन गुड जो आप कंज्यूम कर रहे थे, उसके प्राइस मार्केट में कम हो गए। प्राइस ऑफ गिवन गुड मार्केट में कम हो गए। 10 रुपए की थी, अब वो गिवन गुड मान लीजिए बच्चों 8 रुपीज की हो गई। 10 रुपीज की थी, आपके पास 10 रुपए ही थे, आप उसको खरीदते थे, अब वो गिवन गुड के प्राइस मार्केट में 8 रुपीज हो गए। मान लीजिए बच्चों हम लोग बाजरा कंज्यूम करते थे, एज अ गिवन गुड मान के चल रहा हूं, हम लोग बाजरा कंज्यूम करते थे, और मान लीजिए बाजरा जो था वो 10 रुपीज का, मान लीजिए 250 ग्राम्स आता था, मान लीजिए आप वो कंज्यूम करते थे। अब 250 ग्राम बाजरा जो है वो 10 से 8 का हो गया, 10 से 8 का हो गया। अब क्या सोचते हो आप लोग, कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या होती है कि मेरे पास रुपए अभी भी 10 है, लेकिन जो मैं गुड कंज्यूम कर रहा था वो गिवन गुड थी, वेरी लो क्वालिटी गुड थी, उसके प्राइस मार्केट में 8 हो गए। अब कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या होती है? कंज्यूमर क्या सोचता है कि मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 2 रुपए अभी भी बच रहे हैं, अगर वो 8 की हो गई है तो मैं 2 रुपए को सेव नहीं करता, मैं ये सोचता हूं कि 10 रुपए में कोई ऐसे गुड मिल जाए जो इससे सुपीरियर हो। मेरे पास 10 रुपए है, ये चीज 10 की आती थी, अब 8 की हो गई है, मैं 2 रुपए जेब में नहीं डालना चाहता, मैं सोच रहा हूं कि 10 रुपए में कोई इससे सुपीरियर गुड मिल जाए,
मान लीजिए कंज्यूमर को कोई सुपीरियर गुड मिल गई, कंज्यूमर को कोई सुपीरियर गुड मिल गई इससे भी अच्छी, और कंज्यूमर ने इसकी डिमांड को इंक्रीज किया, सुपीरियर गुड की डिमांड को इंक्रीज किया। सुपीरियर मतलब क्या होता है, इससे थोड़ी सी ऊपर। तो कंज्यूमर ने 8 रुपए की गिफ्ट एंड गुड ना लेके अपने 10 रुपए का यूटिलाइज ऐसे किया कि उसने ढूंढा मार्केट में कि इससे ऊपर ऐसी कौन सी गुड है जो 10 रुपए की आ जाए, मेरे को 2 रुपए नहीं चाहिए, मैं वो कंज्यूम करूंगा। और मान लीजिए वो गुड मिल गई, इससे सुपीरियर गुड मिल गई, तो कंज्यूमर ने उसकी डिमांड को बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली जो बाजरा था अब 8 का हो गया, उसको वो कंज्यूमर ले ही नहीं रहा, उसे वो चाहिए ही नहीं। तो कंज्यूमर ने क्या किया, जब गिफ्ट एंड गुड्स के प्राइस कम हुए तो उसने अपनी परचेजिंग पावर का यूटिलाइजेशन किया, उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे थे, अब उसने उस परचेजिंग पावर को शिफ्ट किया टुवर्ड्स सुपीरियर गुड। ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर गिफ्ट एंड गुड विल फॉल। प्राइस फॉल हुआ था, डिमांड भी फॉल होगी। बच्चों दिख रहा है आपको, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? गिफ्ट एंड गुड्स के प्राइस 10 से 8 हुए, इसकी डिमांड भी कम हो गई क्योंकि वो पर्सन शिफ्ट हो गया किसी सुपीरियर गुड पे, है ना। तो ऐसा होता है जब प्राइस कम हो जाए गिफ्ट एंड गुड्स का, ऐसा रॉबर्ट गिफिन ने बोला बच्चों, जब गिफ्ट एंड गुड्स का प्राइस कम हो जाए तो कंज्यूमर उसी पैसे में सुपीरियर गुड्स ढूंढता है, उसकी डिमांड को बढ़ाता है, तो ऑटोमेटिकली गिफ्ट एंड गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं एज प्राइस ऑफ गिफ्ट एंड गुड फॉल, डिमांड ऑल्सो फॉल। इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इसीलिए हमने बोला प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स। समझ में आप लोगों को? इनकम के साथ तो नेगेटिव ही होगा, लो क्वालिटी गुड है, इनकम बढ़ेगी, आप क्यों लोगे? इनकम बढ़ने पे गिफ्ट एंड गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इंफीरियर। लेकिन प्राइस इफेक्ट को समझना है, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स। हाउ? हमने बताया भी कैसे। तो इसीलिए गिफ्ट एंड गुड्स को बोला गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि यहां पर प्राइस कम होने पर डिमांड कम हो रही है। अब रॉबर्ट गिफन की स्टडी में एग्जाम्पल एक और था, वो एग्जाम्पल आपके नोट्स में लिखा है, आप सुनना ध्यान से क्या लिखा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं और पढ़ा रहा हूं आपको, आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहां पे। दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, ये हमने पढ़ा, on which the consumer spend a large part of his income and their demand rises with increase in prices and demand fall with decrease in prices। ये हमने पढ़ लिया। इतना हमें पता है कि गिफ्ट एंड गुड्स जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं, इनके प्राइस कम होने पर डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती भी है। तो अभी कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन आवर कंट्री इट इज ऑफन सीन दैट व्हेन प्राइस ऑफ कोर्स सीरियल्स लाइक ज्वार बाजरा फॉल्स, अगर बाजरा के प्राइस हम देखते हैं कि कम हो गए, तो कंज्यूमर हैव टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम एंड शिफ्ट ओवर टू सुपीरियर गुड्स लाइक व्हीट एंड राइस। अगर बाजरा के प्राइस कम हो गए तो कंज्यूमर सोचता है यार कि बाजरा जो है वो सस्ता हो गया, पैसे बच रहे हैं मेरे पास, तो मैं उस परचेजिंग पावर को शिफ्ट करता हूं, बाजरा से व्हीट पे आता हूं या राइस पे आता हूं, उसको खरीदता है। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या दिखता है कि बाजरा के प्राइस कम होने पर कंज्यूमर शिफ्ट किस पे हो गया, व्हीट पे हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि बाजरा के प्राइस कम होने में बाजरा की डिमांड तो फॉल हो गई, कंज्यूमर चला गया व्हीट पे। रिलेशन कैसा आया? पॉजिटिव। बाजरा कौन सी गुड थी? गिफन, उसके प्राइस कम हुए, डिमांड भी क्या हो गई, कम। कहां शिफ्ट हुआ कंज्यूमर? व्हीट पे। तो क्या दिखा कि प्राइस ऑफ गिफन गुड फॉल, डिमांड विल ऑल्सो फॉल। तो दिस फिनोमिनन पॉपुलरली नोन एज गिफन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है कि जो ना होना हो वो निकल के आ जाए। होना क्या था और वो क्या क्या? होना ये था कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, इसे बोला पैराडॉक्स। कौन सा पैराडॉक्स? गिफन पैराडॉक्स। किसने बताया ये सब कुछ? सर रॉबर्ट गिफन। नाम याद रखना बच्चों, सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन द अर्ली 19th सेंचुरी सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड, एग्जांपल दे रहे हैं एक, व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस। बच्चों ब्रेड के प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखे, ऐसा स्टडी किया गया और देखा गया कि ब्रेड के प्राइस मार्केट में बढ़ रहे हैं। देन द लो पेड ब्रिटिश वेज अर्नर्स, जिनके वेजेस बहुत कम थे, जो ब्रेड खाते थे बेचारे सिर्फ और काम चलाते थे, उन्होंने ब्रेड को और खरीदना शुरू किया। देखो ब्रेड के प्राइस बढ़ गए फिर भी ब्रेड को खरीदना और शुरू किया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? डिमांड तो कम करनी चाहिए थी ना, ब्रेड की प्राइस बढ़ गए तो क्या बोल रहा है? दीज वेज अर्नर्स यूज टू लिव मेनली ऑन द डाइट ऑफ ब्रेड। वो ब्रेड की डाइट पे ही जीते थे। ब्रेड के प्राइस बढ़ गए तो भी वो ब्रेड ही ले रहे हैं ज्यादा,
उनकी डाइट ही ब्रेड की है, उस पर ही वो जीते हैं, क्योंकि ब्रेड के ऊपर मीट है या कुछ और है, वो महंगा है और एक्सपेंसिव है, वो नहीं खरीदेंगे उसको। तो ब्रेड के ऊपर जितने भी आइटम है सब महंगे हैं। अगर ब्रेड महंगी हुई तो वो महंगे पे कैसे जाएगा और ज्यादा, वो ब्रेड को ही और लेगा, ऐसा ही हुआ। So with rise in its price, they were forced to cut down their consumption of meat and other expensive food items to maintain their intake of food. उनको अपना फूड मेंटेन करना है, इंटेक। तो प्राइस अगर ब्रेड के बढ़ भी रहे तो भी वो लेंगे, अदर गुड्स का कंजम्पशन कट डाउन कर देंगे, पर ब्रेड को लेंगे, वो नेसेसिटी है, वो डाइट है उनकी। तो दे बॉट मोर ब्रेड एट हायर प्राइसेस। This phenomena was referred by Giffen paradox as it went against the law of demand. Law of demand का उल्टा अगेंस्ट है, इसलिए पैराडॉक्स बोल दिया उसको। तो ये है हमारा गिफन गुड्स का पैराडॉक्स। बहुत ध्यान से करना बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में टोटल 10-12 पॉइंट्स। एक्सेप्शंस के बाद जो टॉपिक है वो बनता है हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। उसको बोलते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो एक्सेप्शन के बाद टॉपिक बचता है आपका यही वाला। इस टॉपिक के बाद जो आपके कुछ हैं वो डायग्राम्स हैं शिफ्टिंग और मूवमेंट के, इसी पे बेस्ड ये टॉपिक के बाद ही हो पाएंगे, ठीक है। उस टॉपिक के बाद हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू, प्रैक्टिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अभी हम आज की क्लास को ही क्विट करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, कम से कम 1 आवर 1.5 आवर उसके लिए चाहिए। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने फिर से एक टॉपिक किया, लास्ट क्लास में भी एक टॉपिक किया था, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज किया एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन और रीजन को अलग अलग टॉपिक बना के चलो, अच्छे से रिवाइज करो, किसी भी पॉइंट को मिक्स नहीं करना बच्चों, मिक्स नहीं करना, अलग अलग समझना है। आप एक काम करना, आप लोग एक होमवर्क देता हूं मैं आपको छोटा सा, रीजंस को और एक्सेप्शन को साथ साथ पढ़ना दोबारा से, रीजन पढ़ना दोबारा से, एक्सेप्शन तो पढ़ना ही आपको आज। तो एक्सेप्शन में जो गिवन गुड्स है ना, उसको जैसे हमने आज किया लास्ट में पढ़ना, बिल्कुल फ्री माइंड से, ठीक है, समझ में आएगा। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर जो एमसीक्यूज बनेंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, देखना आप। तो टॉपिक को बहुत स्ट्रांग रखना, इन दोनों टॉपिक को। एमसीक्यूज में आप 4 ऑप्शन देखेंगे, अटकना नहीं है, सीधा मार्क करना, ये आएगा। टॉपिक इतना स्ट्रांग रखो कि एमसीक्यू में बार बार एमसीक्यू को पढ़ना ना पड़े, सोचना ना पड़े। सोचने से टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास एग्जाम में अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि हम सोचने पे टाइम वेस्ट कर दें, इसलिए टॉपिक को इतना स्ट्रांग रखो कि सोचना ना पड़े आपको, मैक्सिमम कुछ सेकंड्स लें और आंसर सॉल्व कर दें, ठीक है बच्चे। तो इतना करो, इतना ही करेंगे आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।